तो आपको ये प्रमाण जो है 1000 ईसा पूर्व से लोहे का प्रमाण जो प्राप्त हुआ है, लेकिन यहाँ पे लिखता है कि दक्षिण भारत में लोहे का प्राचीनतम प्रमाण 1100 BC से प्राप्त होता है, लेकिन लौह युगीन संस्कृति की शुरुआत 1000 ईसा पूर्व ही मानी जाती है। 1100 नहीं मान के 1000 ईसा पूर्व माना। दूसरा, मृदभांड का प्रयोग। वैदिक काल में प्रयोग किए जाने वाला मृदभांड चित्रित धूसर मृदभांड, मैंने आपको पहले ही बता दिया, चित्रित मतलब फोटो डॉटेड किया हुआ, प्लेन नहीं रहा। वो मिट्टी के बर्तन ही कैसा था, मृदभांडित किया गया था, उस पर बहुत अच्छा डॉटेड किया गया था, अलग अलग जगहों पे चित्रित किया गया था, है ना। तो चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग करने वाले लोगों की दो अवस्था है। लोहे के प्रयोग नहीं करने वाले PWD का प्रयोग 1520 ईस्वी से लेकर 1000 ईसा, तो ऋग वैदिक काल का टाइम है। और लोहे का प्रयोग करने वाले प्रयोगकर्ता जो है 1520 ईसा पूर्व से लेकर के 600 BC, जिसको हम लोग कहते हैं उत्तर वैदिक काल। आपको हम समझा दिए हैं उधर साइड में ले जा करके कि वैदिक काल को कितने पार्ट में बांटा गया, 2 भागों में। एक पार्ट को ऋग वैदिक काल कहते हैं, एक को बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो पार्ट है लोहे का प्रयोग नहीं करने वाले लोग, ठीक है, वो कब है, 1520 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। और जो लोहे का प्रयोग करने वाले लोग हैं वो क्या है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। अब यहाँ पे देखो क्या लिखता है। अभिलेख की जब हम लोग चर्चा करते हैं, तीसरा, एक अभिलेख मिला, जिस अभिलेख का नाम क्या है, बोगज कोई अभिलेख। क्या नाम है, नाम थोड़ा जहर के समान है, इसको कोशिश करिएगा, बोगज के कोई करना, बोगज कोई। कौन सा अभिलेख प्राप्त हुआ, बोगज कोई अभिलेख। क्या नाम है बच्चों, बोगज कोई अभिलेख। बोगज कोई अभिलेख के अनुसार यह हमें प्राप्त हुआ है कि यह एशिया मैनार तुर्की के बोगज कोई नामक स्थान से एक अभिलेख प्राप्त हुआ, जिस पर ऋग वैदिक देवताओं का उल्लेख है, और ये देवता 4 मिले। यानी एक अभिलेख मिला जिस ऋग वैदिक काल में 4 गो देवता मिले। इंद्र तो पहले से है, वो जहां एकदम रहेंगे ही रहेंगे। तो पहला कौन सा मिला, इंद्र देवता मिला। दूसरा कौन देवता मिला, वरुण। तीसरा मित्र, और चौथा कौन, दो ना सत्य। ठीक है ना, पहली बार सुन रहे हो, मित्र भी कोई देवता होता है, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं कि धीरे धीरे पढ़ते जाओ, ठीक है, अपने मित्र को देवता ही मान लो। वो मित्र नहीं है जिसके बारे में तुम चर्चा कर रहे हो, लेकिन मित्र किसी देवता से कम नहीं है। अच्छा मित्र मिलना भगवान से कम थोड़े है। सबके पास मित्र होता है, जो तुम्हारे साथ बैठ रहा है, चल रहा है, उठ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा वो मित्र है। वो तो वार्तालाप हो रही है, थोड़ा मोड़ा बात बन रहा है, इसीलिए तुम्हारा दोस्त है। मित्र होने का मतलब है कि तुम उससे तर्क कर सको। मित्र होने का मतलब है कि उसके काम में तुम उंगली कर सको। जो तुम्हारे हर बात में हामी मिलाता है वो तुम्हारा मित्र नहीं है। तुम्हारा चाल चलन उसके चाल चलन से मैच कर जा रहा है और तुम सोच रहे हो तुम्हारा मित्र है, तो उसका भी जीवन गर्त में है और तुम्हारा भी जीवन गर्त में है। क्योंकि 2 गलत आदमी एक साथ मिलेंगे तो और ज्यादा गलत में जाएगा। इसीलिए तुम लोग देखते होगे, लोग कहावत कहता है कि मित्र हमेशा अपने से अच्छे से करना चाहिए मित्रता। अच्छे मतलब अपनी खामी तो सबको पता है, अपनी खामी सबको पता है। तो चतुर आदमी क्या करता है, अपने से अच्छे लोगों से मित्रता करता है। यानी दीन से तुम मित्रता करोगे, गरीब आदमी से दोस्ती करोगे तो बार बार तुम्हारे पास धन के लिए ही आएगा। मूर्ख आदमी से दोस्ती करोगे तो बार बार तुमसे ज्ञानी का चर्चा करेगा। जबकि तुम अपने से तेज व्यक्ति से करोगे तो तुमसे उसे कुछ मिलेगा। ठीक है ना। इसका आशा ये नहीं कि आप लोभपूर्वक किसी से मित्रता करो, अर्थात ये कि मित्रता का अर्थ ही होता है कि किसी व्यक्ति के सही गलत के बारे में आपको बार बार समझाए, बार बार बताए। वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, बस समझ में आई। इसलिए तो कृष्ण और सुदामा का मित्रता बहुत अच्छा चला। एक कृपण और एक धनाढ़, एक बहुत दीन, एक बहुत रीच, बात समझ में ना। इसीलिए मित्रता जब भी करना चाहिए तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि आपका नेचर उससे मिल रहा है। जैसे देखो ना, शराबी तुरंत दोस्ती कर लेगा, वैसे लेगा जैसे दोनों एक ही परिवार का दामाद हो, सारू भाई जिसको कहते हैं, एकदम गला तुरंत मिलेगा। खैनी खाने वाला आदमी के ना हाथ पकड़ेगा, चट से मिल लेगा। लेकिन जल्दी पढ़ा लिखा आदमी का तुरंत दोस्ती नहीं होगा। देखना, 2 पढ़ा लिखा आदमी है तो जल्दी एक दूसरे को कोलैप्स नहीं करेगा, बुझे।
तो गंदी आदत से आदमी का मित्रता तुरंत हो जाता है, अच्छी आदत से मित्रता अगर हो रही है, ठीक है ना, ये मिलाओ, बात समझ में आई। तो तेज तेज का जल्दी मित्रता नहीं होगा, होता ही नहीं है, बहुत कम ऐसे मिसाल मिलते हैं, बात समझ में आई। तो मित्र का डिफिनीशन मैं आपको समझा रहा था, अब कोशिश करिएगा, ऐसा नहीं कि आप लोग में झगड़ा फंसा रहे हैं, लेकिन मित्र वैसा नहीं होता है, ठीक है ना। एक लड़की हमको कहानी सुना रही थी कि सर हमारे बहुत सखी रहलक, सबके सखी में बियाह में हम जाते रहे, सबके सखी के गिफ्ट दिली, अब बियाह होके भाग गलक, हमर जब बियाह अलग तो कोनो सखी न अलग। हम कहले की बात, तोर बियाह कब होल? तो सर हमर बियाह सबसे लास्ट में होलक। तो सही बात, अभी तुम किसी में से किसी का विवाह हो जाए तो किसी को निमंत्रित करोगे, सब लोग जाएगा, कुछ ना कुछ तो देगा ही उपहार में। अब जब तुम्हारा शादी हो कि यहाँ से चला गया तो तुम किसी के अंडर में हो जाओगे, अब वहां से किसी मित्र के विवाह में कोई आता है? सोच समझ के गिफ्ट देना और सोच समझ गिफ्ट लेना, ठीक है, ज्ञान की बात बता रहा हूं मैं, लड़की के मामले में और ज्यादा, ठीक है ना। वही तो बात है ना, चलते फिरते वही बात है ना, सब लोग तो सबका मित्र है, जान पहचान। अब एक ही साथ क्लास में बैठ रहे हो, घर में कोई आयोजन है तो सबको बुला लिया, और कुछ ना कुछ दे रहा है, कुछ ना कुछ दे, और उसको इस बात की परेशानी है क्या हमारे में नहीं आया। तो लड़का लोग में चलता है कि लड़का तो भागने वाला नहीं है, गाँव का है, लेकिन लड़की लोग को कुछ दो, सोच समझ के दो, सभी लड़कियां के लिए ज्ञानवर्धक बात, ठीक है। या इतना दो, 10 रुपये वाला प्लास्टिक वाला गिलास कि तुम भुला जाओ, ठीक है, बड़ा सा कार्टून में पैक करा लो, बिना नामे लिख के फोटो खिंचवा के दे दो, कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। चलो, तो ये जो बोगजगोई जो अभिलेख मिला है, और बोगजगोई अभिलेख में कितने देवता मिले बच्चों? 4 देवता। पहले का नाम क्या है? इंद्र, दूसरे का नाम वरुण, तीसरे का नाम मित्र, और चौथे का नाम क्या है? दो नासत्य। क्या नाम है? दो नासत्य। क्या नाम है? दो नासत्य। 4 देवता का नाम याद हो गया। वैदिक काल का आंतरिक विभाजन मैंने आपको पढ़ा दिया था, वही आंतरिक काल जो मैंने विभाजन करके आपको बताया था साइड में। वैदिक काल का आंतरिक विभाजन किया हमने। साहित्यिक विषय वस्तु के आधार पर संपूर्ण वैदिक साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व वैदिक साहित्य, इसी को हम लोग एकमात्र ऋग्वेद हमको प्राप्त हुआ है, इसलिए इस काल को क्या कहते हैं? ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं। सुनाई दे रहा है? एक होता है पूर्व वैदिक साहित्य, एक होता है उत्तर वैदिक साहित्य। तो पूर्व का मतलब होता है बच्चों पहले, उत्तर का मतलब होता है बाद में। तो पूर्व वैदिक साहित्य को ही ऋग्वैदिक काल कहते हैं, इसलिए ऋग्वैदिक काल कहते हैं। जैसे आप लोग पढ़े हैं ना, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि पहला बार कौन मिला? हड़प्पा मिला, इसलिए उसको हड़प्पा सभ्यता कह दिए। तो ऋग्वैदिक काल में यानी पूर्व वैदिक साहित्य में हमको साहित्य के रूप में सिर्फ क्या मिला? सिर्फ ऋग्वेद मिला। क्या मिला? ऋग्वेद, इसलिए उस काल का नाम क्या रख दिए? ऋग्वैदिक काल। और वो काल कौन था, कहां से कहां तक है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक, यानी BC, ठीक है ना। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक कौन सा काल है? ऋग्वैदिक काल। इसमें सिर्फ क्या मिला है? ऋग्वेद मिला है। बच्चों समझ में आ रही है हमारी बात? जबकि बात करें हम लोग उत्तर वैदिक काल की, तो उत्तर वैदिक काल में क्या मिला? 3 वेद मिला है। यहाँ पर य, स और अ लिखा हुआ है, इसका मतलब लिखा हुआ है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। उसी को समझ में आएगा जो समझ रहे हो ना, ठीक है। य, स और का अर्थ है, ठीक है ना, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। बाकी सब 3 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद कहाँ मिले हैं? उत्तर वैदिक काल में। और उसका टाइम पीरियड कितना है? 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व। एम राइट? तो आपको तो याद हो ही गया सब कुछ जो मैं आपको पढ़ाया कि वैदिक सभ्यता काल जो है वह लौह युगीन सभ्यता है। इसका आंतरिक विभाजन 2 भागों में किए हैं। एक भाग को ऋग्वैदिक काल कहते हैं, दूसरे को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ऋग्वैदिक काल को पूर्व वैदिक साहित्य के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उसमें से केवल ऋग्वेद का रचना हुआ, ऋग्वेद की खोज हुई, इसीलिए उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं, जिसका कालखंड 1000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। क्लियर? और उत्तर वैदिक काल में जितने सारे अन्य स्रोत थे, साहित्यिक स्रोत थे, ब्राह्मण ग्रंथ थे, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन तीनों का खोज हुआ है, इसलिए इसका उत्तर नाम उत्तर वैदिक काल ही रख दिया गया। क्लियर है सबको? चलिए, एकमात्र ऋग्वेद के आधार पर वैदिक काल के प्रथम खंड को ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल का, जो मैं अभी उगिल दिया,
और दूसरा यहाँ पे लाइन कहता है उत्तर वैदिक के आधार पर वैदिक काल के उत्तरवर्ती चरण में उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ये भी बात को गल दिया, समझ में आ गया ना कि ऋग्वेद एकमात्र मिला इसलिए इसको क्या बोले ऋग्वैदिक काल, जबकि इसमें सब मिल गया इसलिए हम लोग क्या बोले। कोई दिक्कत? लोहे का प्रयोग नहीं हुआ ऋग्वैदिक काल में, ध्यान सुन लो, लोहे का प्रयोग नहीं हुआ किसमें ऋग्वैदिक काल में, लोहे का प्रयोग हुआ उत्तर वैदिक काल में। कंसेप्ट क्लियर है ना? याद रखना वैदिक सभ्यता लौहिक युग सभ्यता था, लेकिन आंतरिक युग में जब विभाजन किए तो 1000 ईसा पूर्व तक नहीं हुआ था, 1000 के बाद प्रयोग होना शुरू हुआ। क्लियर है? यानी हम लोग ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या कर रहे हैं, अंतर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, दोनों में क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ, सबको समझ में आ रहा है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां पर कहता है कि वैदिक सभ्यता में निर्माता आर्य को माना जाता है। वैदिक सभ्यता का निर्माता किसको माना जाता है? तब ये आर्य कौन थे? तो मैंने आपको पढ़ा दिया, आर्य कहाँ के थे, मध्य एशिया के थे। ऐसा किसने माना था? मैक्स मूलर ने। किसने माना था? मैक्स मूलर बहुत अच्छे साहित्यकार थे, बहुत अच्छे निबंधकार थे, बहुत अच्छे ऐतिहासिक इतिहास को जानने वाले लोग थे, मतलब चीजों को समझते थे कि कौन कहाँ का मूल निवासी है। ऐसे ही उन्होंने नहीं लिखा भारत से हमने क्या सीखा। जब किसी भी जगह को हम तो एक पुस्तक जरूर लिखेंगे, दादर से हमने क्या सीखा, पक्का, चूंकि हमको तो पुस्तक लिखने का हैबिट है, ठीक है ना, और हम लिखेंगे जरूर। हाँ, और हम तुमको बता रहे हैं कि ये जब हम सफल हो जाएंगे आने वाले समय, जब हम फ्री समय में होंगे, क्योंकि अभी तो हम पुस्तक का विमोचन करें तो कोई देखे भी ना, हालांकि किताब तेजी से बिक रहा है, लेकिन इस मामले में ठीक है हम विमोचन जरूर कराएंगे, लिखेंगे, हमारी सपना है। ये भी एक मेरा कालखंड है लाइफ का कि न जाने कैसे कैसे प्रयोग हुए और किस तरह के प्रयोग से आदमी बाहर आया, कैसा माहौल है यहाँ का, और इस माहौल में से एक आध दो 4-5 कोई अच्छा ऑफिसर बने, कोई अच्छी जगह पे जाए, ये भी एक ड्रीम की तरह है, ठीक है ना। एक मतलब ये मान के चलो कि जैसे लंका में विभीषण का पैदा होना, जहाँ सभी राक्षस हो, और एक जैसे हिरण्यकश्यप के घर पर प्रहलाद पैदा हो गया। हमको लगता है ऐसे क्षेत्र में अगर कोई एक आध दो गवर्नमेंट नौकरी कर ले, बहुत, आप लोग भी कभी कल आराम से रिलैक्स होकर सोचते होगे, तो चुना एक मास्टर में भी जल्दी किसी को नहीं होता हो, चुन के विद्या को ऐसे खोज के, ठीक है ना। एक जमाना था जिस जमाना में एफसीआई का बहुत लोगों का नौकरी हो गया, जो गलती से वो ऐसे ही हो गया था, जो मजदूर ढोने होने वाला था। उसके बाद कोई देखते हो कभी रेशियो तो देखो तो, जिस ग्रामीण सभ्यता के लोग एक भी आदमी कोई नौकरी में गया हो, एक तो अच्छा एडुकेशन लेने वाला नहीं होता है लोग। तो तुम लोग के पास ही बहुत बड़ी जिम्मेवारी है इस किला को फतह करने का, इस कलंक को मिटाने का। बात समझ में आई? हाँ, एक तरह का कलंक ही लगा हुआ है, इस कलंक को मिटाने का रेशियो तुम उठा के देख लो, तब तुमको समझ में आ जाएगा कि क्या रेशियो है। यहाँ पे देखो वैदिक सभ्यता आर्य को माना जाता है, कहाँ के थे बच्चों? मध्य एशिया के रहने वाले थे, और वो धीरे धीरे भारत के समूह बनाकर आते गए। मैंने आपको पढ़ा दिया कहाँ है, पहले ईरान आके रहे, और ईरान से जैसे होता है ना कि जैसे किसी आदमी को निमंत्रण दिए, आपके घर से एक आदमी आएगा खाने, तो पहले क्या करेगा? दिमाग लगाएगा। पहला दिमाग में वो क्या करेगा? अपना छोटका लड़का को भेज दिया, छोटका लड़का खा लिया, तब अपना बेटी के भेजेगा, वो भी खा के चला गया, एक का एक ही, ठीक है। तब उसके पास 3 बाल बचे, तो वो अपने आएगा, और उसके साथ एक उसका छोटा, जो सबसे छोटा बालक है, उसके साथ में रहेगा, तो हो गया पूरा। तो आर्य लोग भी उसी तरह आए थे, गोल गोल करके। गलत बोल रहा हूं क्या मैं? ऐसे ही आता है। इसीलिए मेरे पिताजी जब भी भोज करते हैं तो अकेले किसी को नहीं बुलाते या नहीं खिलाते। मेरे परिवार का रिकॉर्ड है, जब भी बुलाएंगे तो सबको, वरना अकेले अकेले वाला काम नहीं। क्या? कैसे नहीं आता है? वो ऐबे करेगा, कंफर्म मान के चलो। जैसे तुम्हारा एक रेपुटेशन होता है सब आदमी का कि वो भोज करेगा तो कैसा करेगा, तो उसके दिमाग में फिट रहता है, वहां जाएंगे तो ई मिलेगा, तो जाना ही जाना है श्योर। इसीलिए
आर्यों के मूल निवास के संबंध में विभिन्न सिद्धांत है, अलग अलग लोगों ने कहा अलग अलग बात, इस सब लोग अलग अलग कहा, लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा फेमस रहा किसका? मैक्स मूलर का। पहला है उत्तरी ध्रुव का अंटार्कटिका वृत्त का सिद्धांत, जिसने किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक। ये सब लाइन कभी कल पूछ देता है कि किसने कहा आर्य उत्तरी ध्रुव अर्थात अंटार्कटिका में रहता था, तो किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा। लेकिन ये बात सब अलग अलग लड़ाई करने लगा, कोनो कहता था एनए से आया, कोनो कहता था एनए से आया, कोनो कहता था एनए से आया, लेकिन सब के बात मिला जुला के मध्य एशिया वाला ज्यादा रहा। ठीक है ना। देखो दूसरा नाम है जर्मनी, आर्यों का मूल निवास स्थान था, किसने कहा था? पेनका और हर्ट ने कहा था। सप्त सैंधव क्षेत्र, जिसको एसी दास और डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा। तिब्बत में से आया था, दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि किने से आया था? तिब्बत से, चाइना का इलाका। अगला लाइन जो कहता है वो क्या कहता है? उपयुक्त सभी विचार अमान्य है। सब क्या है? अमान्य। कौन विचार नहीं माना गया, लेकिन कहा है सबने कि यहां से आए, यहां से आए, यहां से आए, और एग्जाम में पूछता, अमान्य बात भी पूछता है। ठीक है। यहाँ तो पंचायती होता है तो लोग कहता है वो सब बात भूल जाओ, ओकरा नानी के ओकरा महतारी के लोग गरिया दिया, ओकरा कुछ गंदा बात बोल दिया, तो जब पंचायती होगा तो क्या बोलेगा? छोड़ा वो सब बात, जाए तो वो सब बात भुला जा, ये कथी सब बात धोले रहल, बढ़िया बात हाई देख रहे हो पढ़ाई में आलतू फालतू बात बोल दिया, तैयो स्टेटमेंट को हम लोग को क्या करना पड़ रहा है? पढ़ना पड़ रहा है। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा अंटार्कटिका में। आई कह रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की भाई तिब्बत का आदमी है आर्य लोग, समझ में आ गया। और आर्यों की जो सभ्यता आई वहीं से वैदिक सभ्यता आरंभ हुआ, स्वाहा स्वाहा करने वाला, जिसको आर्य समाज कहते हैं। तो खुद विदेशी है, समझ में आई। तो वो फायदा वाला बात बताता है, कुछ लॉजिकल बात बताता है। ठीक है ना। लॉजिकल बात बताने का मतलब समझ रहे हैं ना। वो कहता है अच्छा ज्ञान की बात बताएगा तो कोई ठीक अच्छा लगेगा और रास्ता अपना लेगा, लेकिन वो खुद बाहरी है। हम लोग की सभ्यता तो कुछ और थी, लेकिन वो लोग आकर के स्थापित किया। देखो आर्यों के मूलभूत कंडीशन जो बताया गया, आर्यों के मूल निवास स्थान के संदर्भ में मान विचारधारा किसकी है बच्चों? मैक्स मूलर की। आर्यों की मान विचारधारा किसकी है? मैक्स मूलर की। मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया कि किसकी विचारधारा थी? मैक्स मूलर की थी, जिनका अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? मध्य एशिया था। आर्यों का भारत में आगमन 2000 ईसा पूर्व के आसपास चारगाह की खोज में आर्यों का अपने मूल निवास के स्थान पर स्थानांतरण से प्रारंभ हुआ था। वो लोग घोड़ा रखता था, घोड़ा, तो घोड़ा दाना खाता है, जानते हो ना। चारागाह मतलब होता है माल भैंसी के चराए वाला जगह, तो घोड़े को चराने के लिए वो लोग चारागाह की लालच में धीरे धीरे, तो भारत तो ऐसा जगह है कि शुरू से हम लोग कहानी सुनते आ रहे हैं कि कोई हाथी दांत के लालच में, कोई कुछो खोजने में, कोई व्यापार के क्षेत्र में, कोई गौर में मसाला खोजे, मैंने खोजते खोजते यहाँ खोज के चला है। जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे 1498 ईसा पूर्व ईस्वी की बात आएगी, तब वहाँ पे आप लोग देखने को मिलेगा कि वास्को डी गामा क्या किया था, जाना था कहीं और, चला है कहीं और सिर्फ इसी बात के लिए भारत की खोज कर दिया। फिर वो बोला ये है इंडीज, ठीक है ना, इंडिया नहीं कहा, क्या कहा है? इंडीज कहा, जिसकी वो खोज करने वाला था किसी और का, गलती से खोज दिया भारत को। ओकरे साथ एक और दूगो नाविक निकला, अमेरिगो वेस्पुसी, ठीक है ना, कोलंबस, ठीक है ना, वो बौआते बौआते अमेरिका का खोज कर दिया, कोलंबस, अमेरिगो वेस्पुसी, है ना। एक और नाविक था जो पूरे भारत को अपने मैगलेन नाम का जो था, वो पूरे भारत बोले पूरा विश्व को नावे से लगा बौआने पागल लेखन, होर मच गया भौगोलिक खोज की जो कंडीशन थी। लेकिन रियलिटी क्या है आप लोग समझ पा रहे हो? कोई ना कोई लालचे से इधर आया है। तो आर्य लोग भारत में किस तरह प्रवेश हुए? चारागाह की खोज में, समझ गए ना। वो लोग ये नहीं कभी सोचा था कि इधर जाके बस जाना है, रह जाना है, उनकी क्रियाविधि होगी, न जाने क्या होगा। समझ में आ गई बात? तो समझ में आया भारत में आर्य कब लोग आए थे? 2000 ईसा पूर्व के आसपास, यानी वैदिक सभ्यता शुरू होने से पहले। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि 1750 ईसा पूर्व, सुनाई दे रहा है ना, समाप्त हुई है 1700 ईसा पूर्व से समाप्त। उससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता होने, तो उसी में लिखा हुआ है कि आर्यों के आगमन होने से सिंधु घाटी सभ्यता क्या हो गई? समाप्त हो गई। तो 2000 ईसा पूर्व के आसपास आया होगा, तो
कुछ 100-200 साल अपना दिमाग लगाया होगा और सारे 1700 में निपटा दिया होगा, ठीक है ना। हाँ, तुम लोग को लग रहा होगा कि एक आदमी आया होगा 200 साल तक रह गया होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी। रामचंद्रा का बेटा हरिंद्रा, हरिंद्रा के बेटा फिर रामचंद्रा 1, रामचंद्रा 2, ऐसे चला होगा, ठीक है ना। उस जमाने का आदमी का नाम ऐसा ही रहा होगा। अब ऐसा ऐसा साहित्य का नाम है तो उसमें के साहित्य में के लोग का नाम क्या रहा होगा? रामचंद्रा 1, रामचंद्रा 2, रामचंद्रा 3, ऐसे चलता होगा। पियरवा, गोरका, हरियर का। ये नाम हमको अचानक ही याद आ गया है, काहे न काहे नाम ऐसा ऐसा रखता है कि क्या कहें। चलो खैर, हम किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे, ठीक है। तुम लोग को समझ में आ गया हो किसके बारे में तुम लोग बात कर रहे हो, अचानक मुंह पे आ गया। चलो, तो आर्य हमारे भारत में कब एंट्री लिए हैं? कहीं वीडियो उसके पास पहुंचा तो मेरा तो क्लास लगा लेगा, ठीक है ना। क्या पता एडिटर कहीं यही काट के लगा दे स्टेटस, ठीक है। तो 2000 ईसा पूर्व के आसपास चारागाह की खोज में आर्यों के भारत मूल निवास स्थान से स्थानांतरण से प्रारंभ हुआ। स्थानांतरण का अर्थ होता है ट्रांसफर। एक जगह घोड़ा चल लिया तो दूसरी जगह जाएगा, दूसरी जगह घोड़ा चल लिया तो तीसरी जगह जाएगा, और ऐसे बढ़ते बढ़ते सर्वप्रथम ईरान में आकर बस गए। कहाँ आए? सारा कहानी हम पहले बता चुके हैं। कहाँ आया? यानी आर्य पहले कहाँ? मध्य एशिया से ईरान में आकर बस गया और वहीं अपनी सभ्यता को विकसित किया, अपने कल्चर को डेवलप किया। दक्षिण भारत से उत्तर भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत में सीबीएसई क्यूरिकुलम स्कूल फैलाने का योगदान केरल को जाता है। बुझे? ये सीबीएसई वर्ड जो तुम लोग सुन रहे हो वो कैसे? दक्षिण भारत से आकर इन्हें पहला कॉन्वेंट स्कूल होवे नहीं करता था पहले। क्यों होगा? क्योंकि दक्षिण भारत में लोग अंग्रेजी जानने लगा, लोग वहां जाते थे तो उसको समझ में आता था कि अंग्रेजी कितना इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल लैंग्वेज है, इसको सीखना चाहिए। तो दक्षिण भारत से हम लोग की तरफ आया। ये कैसे होता है? तो स्कूल है जो सीबीएसई कुरुकुलम पर आधारित होता है, जिसको कॉन्वेंट स्कूल कहते हैं, वो खोल दीजिएगा तो ठीक रहेगा। तो लोग लगा खोलने, इसको व्यापारीकरण। बड़ा बड़ा स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल, जिसके प्रिंसिपल को ठीक से अंग्रेजी बोलने नहीं आ रहा। अब मैडम जी का तो बात है, छोड़ो। मैडम जी कैसन बहाल होता है? इंटर पास हो गया सब मैडम जी। अभी तो तुम देखते ही हो, तुम लोग भी पास हो गए हो, ग्रेजुएट होने वाले हो, समझ गए ना। तो तुम लोग भी बनना खराब नहीं है, लेकिन उससे हमारी प्रगति नहीं होती है, बर्बादी है वो। अगर तुम लोग 11th के स्टूडेंट को पढ़ाओ, 10th के स्टूडेंट को पढ़ाओ, उसको संतुष्ट कर देते हो अपने एजुकेशन से, तब तुम्हारा डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन तुम क कर का, कौर से कर की, क ख ग घ अंग पढ़ाओगे, इससे तुम्हारा डेवलपमेंट होगा? एक फेज खसका रहेगा। हाँ, अलग बात है तुम्हारा पहाड़ा का रिवीजन होते रहेगा। टेबल कंप्लीट रहेगा एकदम। अच्छा है ना गुड़िया? टेबल कंप्लीट है ना तुम्हारा? चलो, अभी खुशी का फंस जाएगा टेबल, ठीक है ना। इसका कंप्लीट नहीं, रिवीजन नहीं हो रहा है। हाँ, चलिए, अच्छा इज्जत नहीं लेते हैं, चलो पढ़ाई करते हैं। मेरा कंप्लीट है, हमारा कंप्लीट रहता है। ईरान से आर्यों का एक समूह खैबर दर्रा पार कर हिंदू कुश के रास्ते अफगानिस्तान से होकर भारत में प्रवेश किए। कहां बहुआ? अफगानिस्तान से होते हुए। सुन लो, ईरान से आर्यों एक समूह, पहला समूह क्या नाम है? खैबर दर्रा पार कर। कौन दर्रा? खैबर दर्रा पार कर हिंदू कुश के रास्ते अफगानिस्तान से होकर भारत में प्रवेश किया। सर्वप्रथम सप्त सैंधव प्रदेश में आकर बस गए और यहां से प्रचलित एक सभ्यता विकसित सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान पर अपनी सभ्यता को स्थापित किया। कहानी समझ में आ रहा है? यानी सप्त सैंधव अफगानिस्तान का जो इलाका है, जहां पर आपको बताए थे कि सिंधु सभ्यता का एक शहर भी बसता है अफगानिस्तान में। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत तीनों जगह तो मिलवे किया है। तो अफगानिस्तान के रास्ते आया और वहां बैठा और वहीं पर सभ्यता को क्या किया? डेवलप किया। अब समझ भाई, और उसी सभ्यता को डेवलप करने में लगभग लग गया होगा 250-300 साल। समझ में आ गया? इनके द्वारा स्थापित सभ्यता पूरी तरह कौन सभ्यता थी? पढ़ा दिए, याद हो गया है। पहले शहरी, फिर ग्रामीण, एक बाद फिर क्या आएगा? शहरी सभ्यता आएगा। उस शहरी सभ्यता आएगा तो उस सभ्यता का नाम होगा महाजनपद, ठीक है ना। जिसमें अशोक पढ़िएगा, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य पढ़िएगा,
ये सबको अजात शत्रु न जाने कौन कौन राजा के बारे में हमको पढ़ने को मिलेगा। समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। आर्य शब्द का भद्र कुलीन एवं स्वतंत्र लोगों का बोध होता है। स्वतंत्र मतलब किसी के बंधन में नहीं रहना। जैसे आर्य समाज वाला भी आज कहता है किसी के बंधन में नहीं रहना है, ब्राह्मण के बंधन में नहीं रहना है, सामाजिक बंधन में नहीं रहना है, ये छुआछूत ये वो दिस डेट वो सब कुछ नहीं मानता है। वो हर बात को साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेगा। आर्य समाज जो कर्मकांड बनाया हुआ है सो, और जो ब्राह्मणों लोगों का कर्मकांड बनाया हुआ सो, दोनों में अलग अलग प्रकार का कंट्रोवर्सी है, दोनों में अलग प्रकार का वार्तालाप होता है। तो जो ब्राह्मण का कर्मकांड बना है उसमें 1 2 3 4 5 6 करके 12 दिन पूरा करके रखता है, और जो आर्य समाज का कंसेप्ट बना है उसमें कहता है कि आप लाश फूकने गए हैं तो उसका कुछ अणु परमाणु कुछ वायरस वायरस आपके बॉडी में आ गया होगा, तो उसी दिन जाकर टकला छिलवाइए और अपने शरीर को स्वस्थ करिए, नहाइए, वही फरस, कहानी खत्म। कोई छुतका उतका ये सब न है। हम लोग आर्य समाज को मानते हैं, इस हिसाब से ये सब चीज़ के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, सिर्फ उस मामले में क्योंकि वहाँ मुनाफा हो रहा है। ठीक है, ब्राह्मण को इतना इतना पैसा नहीं देना पड़ेगा, लोटा छिपा कटोरा ऐसा कुछ नहीं देना पड़ेगा। बाकी जितने सारे कर्मकांड है वो वैदिक रीति से कर रहा आदमी। ऐसे लोग बहुत चतुर चालाक होते हैं जो ऐसा करते हैं। अच्छा छोड़िए उनका बात, वेरी स्टूपिड मैन। हाँ कोई बात नहीं है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट एक बात याद रखिएगा, आप किसी भी चीज का समर्थन करो या विरोध करो ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आप समाज में कितना ज्यादा बॉन्ड बना के रखते हो। बात समझ में आई? कोई आदमी मेरे बात कहने से समाज में पूरा विरोधाभास उत्पन्न होता है तो हम उस काम को नहीं करेंगे, चाहे वो काम गलत ही क्यों ना हो। और समाज इतना भी मूर्ख नहीं है कि गलत काम को सही कह दे, क्योंकि समाज में तरह तरह के लोग होते हैं। बात समझ में आई? इसलिए समाज जिस तरफ इंगित कर रहा है उस तरफ एकदम बढ़ना चाहिए। मुझे एक तरह का प्रथा बना हुआ है, आप सक्षम नहीं है समाज के सामने एक बार दोनों हाथ जोड़ कर खड़ा हो जाइए और कहिए कि हम सक्षम नहीं है भोज खिलाने में, कोई समाज आपको उंगली नहीं उठाएगा कि आप खिलाओ। तुम्हारे घर में इस तरह का दुख विपदा हो गया है और तुम एक बार बोल दो कि हम नहीं सक्षम है तो कोई बोलने आएगा कि करबे करो? कोई प्रेशर है? नहीं। लेकिन आप किसी के दुख विपदा में जाके तो बड़ा बड़ा गरम गरम कचौड़ी खाए हैं, तो आपके भी दुख विपदा में तो कोई गरम गरम कचौड़ी खाएगा कि नहीं खाएगा? ये तो लॉजिक है ना, समाज का एक प्रथा बना हुआ है, तभी तो लोग खोजता करता है। इसीलिए इसको मानना है, मनाना है। खाने खिलाना नहीं करना ये सब छेछरा आदमी का निशानी है। ठीक है, कि नहीं खाएंगे नहीं खिलाएंगे नहीं कर, हम इतना मानते हैं कि हो सकता है आपकी समाज में पकड़ बहुत कम है इसीलिए आप ऐसा करते हैं। पकड़ वाला लोग तो बर्थडे मनाता है ना तो पूरे गांव वाले को बुला लेता है, और हमारी स्थिति बहुत खराब है तो हम विवाह भी करेंगे तो मंदिर में कर लेंगे, लेकिन हम समाज के बंधन को खराब नहीं कर सकते। समझ गए ना? इसीलिए हमारा उनका मतभेद रहता है, व्यक्तिगत नहीं, विचारधारा। व्यक्तिगत तो बहुत अच्छा बॉन्ड है, हैं? ना ना ना, ठीक है ना, व्यक्तिगत नहीं विचारधारा। हमको तो लड़ाई हो जाता है उनसे बात बात का। जो लोग संस्कृत में नहीं जाते, तुमको नहीं पता होगा शायद हम बता दें, उनके दादाजी के श्राद्ध में हम नहीं खाते हैं। नहीं हुए थे तो हम बोले थे नहीं खाएंगे, आप टकला नहीं हुए थे तो उनके दरवाजे पर बेइज्जत करके आए थे, अकेला गए थे, बैठे थे, लगभग उसका पूरा गेस्ट आदमी था, पूरा घर में एक आदमी निकल गया, इतना लंबा चौड़ा बहस हुआ। इतना हल्का में हमको मत ना